अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की। और प्रैक्टिस करने के लिए जो पेपर है वो है PECHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का प्रीलियम पेपर। ठीक है। और बाकी पहले अगर मैं आपको रिव्यू दे दूं इसके सेक्शन बी और सी का, तो सेक्शन बी और सी के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जो कि आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो, वो चैनल पे अपलोडेड हैं। थोड़ा सा लिख के सर्च करना पड़ेगा, साइंटिफिक रीज़न भी है। और ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन ये भी सारे के सारे अपलोडेड हैं। तो अगर तैयारी करनी है बी और सी सेक्शन की तो वो भी आप चैनल से कर सकते हो। फिलहाल हम लोग जो है वो देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1। पार्ट 1, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी डिटरमाइंस। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की किसी बॉडी की, वो डिटरमाइन करती है टेम्परेचर को। टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट बॉडी। और अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते तो फिर उसका ताल्लुक हीट से होता, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को ही कहा जाता है। कैसे याद है ना फार्मूला, टी प्रोपोर्शनल होता है 1/2 mv² का एवरेज, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन टू मूव अ चार्ज इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो इक्वल रहता है। तो जो वर्क डन होगा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने का, वो जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन तब करना पड़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन खुद क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। कूलम पर वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? तो देखो कूलम किस चीज़ का यूनिट है? कूलम है चार्ज का यूनिट। वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? वोल्टेज का यूनिट है। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो नॉट रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टिविटी, नॉट करंट, इट इज कैपेसिटी। ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4, द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय। जो काइनेटिक एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर हम मालूम करना चाहें तो वो किसके बराबर होती है? यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ ज़रा m से, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1/2, ऊपर वाला जो m होगा वो बना देगा इसको m का स्क्वायर, और ये आ गया डिवाइड में m। ठीक है ना। ऊपर वाला m² बन गया, नीचे m आ गया। अब जो लिखा हुआ है m² ये हो सकता है mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m, और mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m बेसिकली मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 5, पावर डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू रेजिस्टर R इज इक्वल टू I²R। तीन फॉर्मूले हैं, एक तो P बराबर होता है V इंटू आई के, फिर एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू I²R जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज डिक्रीज्ड। अगर सिंक के टेम्परेचर को कम करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन का बेसिकली वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जो फॉर्मूला है ना एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन का, वो होता है 1 - T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। और इस फॉर्मूले के मुताबिक जैसे ही हम T2 की वैल्यू को कम करेंगे, तो T2 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। और नहीं तो आप लॉजिकली भी याद रख सकते हो कि बेसिकली सिंक जो है वो कोल्ड बॉडी को कहते हैं, और बाकी जो हीट रेजरवायर है वो हॉट बॉडी होती है। तो हॉट बॉडी जितना हॉट हो उतना एफिशिएंसी के लिए अच्छा है, और कोल्ड बॉडी जितना कोल्ड हो यानी कि उसका टेम्परेचर जितना कम हो उतना एफिशिएंसी के लिए अच्छा है। तो सिंक के टेम्परेचर को यानी कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो वो एफिशिएंसी के लिए अच्छा है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन 7, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 माइक्रोफेराड के 4 कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो टोटल कितना होगा? सीरीज में रेसिप्रोकल जेड होते हैं, 1/c बराबर होगा 1/c1 + 1/c
C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो क्या बनेगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये हो जाएगा कितना 4/4, जो कि एक्चुअली बराबर आ जाएगा 1 के। तो 1 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक डिवाइस कि जिसको जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आती है, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक मोटर। ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन करना ईएमएफ को। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में, वो कितने होते हैं? तो बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो, बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Q बराबर होता है NE के, N बराबर होगा Q/E के। चार्ज 1 कूलम है और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 रेज टू द पावर -19। 1 डिवाइड बाय 1.6 10 रेज टू द पावर -19 जब आप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको याद भी रख सकते हो और हर मरतबा अगर कैलकुलेट करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है डायोड। वो यूज होती है किसके तौर पे? वो यूज होती है एज रेक्टिफायर। डायोड इज यूज एज रेक्टिफायर, और एम्पलीफायर के तौर पे जो है वो ट्रांसिस्टर यूज होता है। तो ये थोड़ा सा जहन में रखना है, डायोड है तो रेक्टिफायर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज इन सर्टेन रीजन इज कॉल्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, और वो क्या होता है? वो होता है फोर्स जो कि अप्लाई होती है पर यूनिट चार्ज एक सर्टेन रीजन के अंदर। तो वो सर्टेन रीजन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो इसको डिटरमाइन करती है उसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड। मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? तो याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जब हम हीट देते हैं तो वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। एक तो सिस्टम काम करता है और इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट होता है। तो मैक्सिमम काम तभी होगा जब इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो 0 हो जाए, ताकि हम जितनी भी एनर्जी दें वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। और वो प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन सेम और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जितनी भी हम हीट देते हैं सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होती है, दैट्स व्हाई इट इज मैक्सिमम वर्क। क्वेश्चन 13, व्हेन एन एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, तो स्लिप रिंग को रिप्लेस किया जाता है किस चीज से? एक स्प्लिट रिंग से। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो स्लिप रिंग लगा होता है वो कंप्लीट होता है ना, इस तरीके से पूरा होता है कंप्लीट। जबकि जब डीसी जनरेटर बनाते हैं तो वो इसमें से दरमियान में से ब्रेक हुआ होता है, ये एक पार्ट होता है, और फिर नीचे वाला एक पार्ट होता है, दरमियान में से स्प्लिट होता है वो, इस वजह से उसे स्प्लिट रिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स कॉज इंटेंसिटी टू डिक्रीज, टू इंक्रीज, रिमेन अनचेंज, टू बिकम 0। तो बात यह है कि जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं बिटवीन प्लेट्स, तो याद रखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा तो याद रखिए वोल्टेज कम हो जाएगा। और जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है Q/V। तो वोल्टेज कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो सारा का सारा रिलेशन ना यहाँ से आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम, और इसका मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन प्लेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के मुताबिक जो वेवलेंथ होती है वो बराबर होती है H/mv के। mv बेसिकली मोमेंटम है तो H/p लिख सकते हैं। p की वैल्यू निकालेंगे तो H/λ आ जाएगा। H/λ जो है वो ये वाला आंसर है। Question number 16, when an electron falls from third orbit to first orbit in hydrogen atom, the spectral line corresponds to। कहाँ से जम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर जम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है एज फार एज सीरीज आर कंसर्न। तो देखिए लेमन होता है
बैलमर होता है, पैशन होता है, ब्रैकेट होता है और पी फंड सीरीज होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में लेमन, सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे तो बैलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। इसी तरीके से क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करा है तो इसका मतलब इसका ताल्लुक होगा लेमन सीरीज के साथ। सेकंड में जंप करेगा तो बाल्मर, तीसरे में जंप करेगा तो पैशन, चौथे में तो ब्रैकेट और पांचवें में तो पॉली फंड सीरीज होगा था। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द वर्क फंक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जो कि वर्क फंक्शन बनाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो होता है इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है और फाई नॉट जो है वो बेसिकली वर्क फंक्शन को जाहिर करता है। क्वेश्चन 18, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ, जो कि कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो अपने फ्लो से उस चेंज की मुखालफत करता है, अपोज करता है, जिस चेंज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस across 15 ohm is 10 volt. The potential difference across the 10 ohm resistor is also 10 volt. दो रेजिस्टर्स लगाए हैं, ठीक है ना, एक है 10 ओम का, दूसरा है 15 ओम का, और इन दोनों को जोड़ा है हमने पैरेलल एक बैटरी के साथ, और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना वोल्टेज 10 वाले का होगा उतना ही 15 वाले का। तो 10 वाले का, अगर 15 वाले का 10 वोल्ट है तो दूसरे वाले का भी 10 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन 20, द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन इज हेनरी। ऐसा यूनिट इंडक्शन का हेनरी होता है, चाहे वो सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो। 21, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ। एटॉमिक नंबर, जब बीटा रेडिएशन रिलीज होती है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। अगर ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, तो अगर बीटा रिलीज होता है वो भी नेगेटिव वाला, तो कोई नया एलिमेंट बनता है और उसका एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है और एटॉमिक मास कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन 22, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज सरफेस या चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से, वो डिपेंड करता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। 23, व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास 3 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। डी ब्रॉली हाई थ्रीसिस है, बेसिकली लैम्डा बराबर होता है h/mv के। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू होती है 6.63 10 रेज टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाय मास है हमारे पास 3 और वेलोसिटी है 100। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाए कितना? 300। तो 6.63 10 रेज टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाय 300, इसको 300 से डिवाइड करना है, ये बनेगा 2.21 10 रेज टू दी पावर -36 मीटर्स। सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो आप। क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन फेरोमैग्नेटिक है, निकल फेरोमैग्नेटिक है, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है, बट सिल्वर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्वेश्चन नंबर 25, द एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट्स। जो कार्नोट साइकिल है उसके अंदर जो एरिया बाउंड हो रहा होता है पूरा, कार्नोट साइकिल का जो है ना, इस तरीके का होती है शेप, इस तरीके। तो जो एरिया बाउंड हुआ हुआ होता है ये शो करता है यूजफुल वर्क डन बाय दिस साइक्लिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो किस पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली बराबर होती है F = K Q1 Q2 ओवर R²। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर डिपेंड कर रही है Q1 Q2 पे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पर डिपेंड कर रही है R² पे, मीडियम बिटवीन चार्जेस पर डिपेंड कर रही है यानी कि K पे, बट वो डिपेंड नहीं करती ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता। क्वेश्चन 27, द रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट वेवलेंथ इज। क्या कहलाती है? रेडिएंट एनर्जी कहलाती है, इमिसिव पावर कहलाती है, रेडिएंट इंटेंसिटी कहलाती है, या वर्क फंक्शन कहलाता है। बेसिकली इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी डेफिनेशन ये होती है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम
तो उसे हम रेडियंट इंटेंसिटी कहते हैं। क्वेश्चन 28, द कॉम्पटन शिफ्ट रेफर टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है ना वो होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली वो चेंज इन वेवलेंथ को जाहिर करता है जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है। अंडर बैलेंस कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज, 3 ऑफ रेजिस्टर्स 100 ओम, 50 ओम और 10 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ रेजिस्टेंस। तो देखो R1 डिवाइड बाय R2 हमेशा बराबर होता है R3 डिवाइड बाय R4 के। R1 कितना है 100 डिवाइड बाय R2 है 50, R3 कितना है R3 है 10, तो R4 कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा कैंसिल होके 0 से 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाय 50, 10 डिवाइड बाय 50 कितना होगा, 10 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा 0.2। लेकिन क्योंकि हमें R4 की वैल्यू चाहिए तो बेसिकली आप जो है ना बेहतर ये कि इसका आप रेसिप्रोकल कर लो, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा R4 का आंसर, R4 बराबर आ जाएगा इसके 50 डिवाइड बाय 10 के, जो कि बराबर आएगा 5 के। तो इसका मतलब चौथी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन 30, डिप्लीशन रीजन जो होता है पीएन जंक्शन का, तो उसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते। याद रखो वहाँ पर स्टेशनरी फिक्स्ड आयंस होते हैं, तो ना ही उस जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही उस जगह पे फ्री होल्स होते हैं। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्कीम फॉर टू फॉरवर्ड बाइस अ डायोड। ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स नहीं हो सकती, एमीटर नहीं हो सकता। फॉरवर्ड बाइस वो होता है जब पी साइड, ये डायोड की पी साइड होती है, ये एन साइड होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हो, ये आंसर सही है। और रिवर्स बाइस के अंदर क्या हो गया, ये हो गई नेगेटिव साइड एन साइड, ये हो गई पी साइड नेगेटिव से जुड़ी हुई है और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन 32, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज दिस, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू डिसइंटीग्रेट टू इनिशियल ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल न्यूक्लियाई। तो कितने टाइम के अंदर ये हाफ हो जाएगा इनिशियल से, ये डी के कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली हाफ लाइफ हम मालूम करना चाह रहे हैं, 0.963 डिवाइडेड बाय 1.410 रेज टू द पावर -11। सो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 4.910 रेज टू द पावर 10 सेकेंड्स, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 33, बीटा रे इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। असल में बीटा रे जो इमिट होती है, बीटा रे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, न्यूक्लियस से होता है, तो वो कहाँ से आ रहा है, क्या वो पल्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि छुपा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इमिट करता है न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ डीके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, यही करेक्ट आंसर है सी। बेसिकली जो न्यूट्रॉन मौजूद होता है ना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, इसमें से जब इमिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन या बीटा रे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो वो रिजल्ट होता है न्यूट्रॉन के डीके होने का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी, ये हो गए सारे के सारे 33 एमसीक्यूज। आई होप समझ में आ गए होंगे। अच्छे एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। प्रैक्टिस करो और देखते रहो तलाश फेस अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।